खारदार तारें लगा दी गई हैं। क्या वजीर आला के इंतखाब के लिए आइन वाजे नहीं है? हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। अब कानून क्या कहता है कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई नाम नहीं दिया जाता तो निगरां वजीर आज़म का फैसला कैसे होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासत की सूरत हाल है, आइनी बहरान चल रहा है, आपके सामने है। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम लोगों की नज़रें इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हैं। लेकिन मैं हमारे सियासतदानों को देख कर, उनके रवैये को देख कर, उनको सुनकर हैरान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। क्योंकि सियासत में हर कोई, आप देख लें, किसी भी पार्टी को देख लें, आप PTI वालों को देख लें, अपोजिशन की किसी भी पार्टी को देख लें, सब यही ख्याल कर रहे हैं कि जी शायद वही सबसे बेहतरीन है। मसला उनमें नहीं है, मसला सामने वाले में है। यानी जो आपका सियासी हरीफ है, सारे मसाइल उसी में हैं और मसाइल की जड़ ही वो है। यानी अपने अपने गिरेबानों में कुछ झांक कर नहीं देख रहा। अगर अपने अपने गिरेबानों में सब भी झांक कर देख लें इंडिविजुअली तो मेरे ख्याल से मसाइल यहाँ तक आते ही ना, या मसले अभी भी हल हो जाएं। अब देखें आपके जी मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो सियासी बहरान पैदा हुआ है, इसको दूर करने के लिए जो आला अदलिया के मौजूद जजेस हैं वो बाकायदा अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं, कोशिश है कि मुकदमे को निपटाया जाए। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो फैसला नहीं कर रही। सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें, एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो ऑर्डर ऑफ द डे से हटकर रूलिंग दे दे? क्या स्पीकर अदम एतमाद की आइनी शिक को तबाह करने का इख्तियार रखता है? क्या स्पीकर आइनी तकाजे को एक तरफ रख सकता है? हम अफवाहों इल्ज़ामात की तरफ नहीं जाएंगे। आप हमें लंबी कहानियां ना सुनाएं, आप हमें रास्तों का ना बताएं, रास्ते हम खुद ढूंढ लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। इस केस में एक इल्ज़ाम लगाया गया कि डेप्यूटी स्पीकर ने एक इक़दाम किया, हक़ाइक़ पर आएँ, फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। अच्छा, अदालत ने मजीद क्या कहा कि ये भी बताएं कि क्या स्पीकर आर्टिकल 95 से बाहर जाकर ऐसी रूलिंग दे सकता है जो एजेंडे पर नहीं। स्पीकर की रूलिंग का दिफा लाजमी करें, लेकिन ठोस मवाद पर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स किधर हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि जी विफाकी जो काबीना है उसकी मीटिंग कब हुई थी। बाबर अवान ने कहा कि काबीना इजलास की तारीख मालूम करके बताऊंगा। मैं एक ब्रीफ बनाकर लाया हूं जिसे मैं इन कैमरा समात में दिखा सकता हूं। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़िलहाल ख़त नहीं मांग रहे और साथ ही चीफ जस्टिस ने बाबर अवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन कैमरा समात करें। वकील PTI ने कहा कि निगरां हुकूमत के क़याम में डेडलॉक है, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जल्दी दलाइल दें, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है, हम वो फैसला देंगे जो कौम के मुफाद में होगा। PTI के वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल हुए तो सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ज़ेर बहस मुकदमा आर्टिकल 95 और 69 की तशरीह है। आइन की शिकों को लफ्ज़ों के ज़रिए समझने के बजाय इसकी असल रूह के मुताबिक समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई को पार्लिमान में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। इस तरह अदालतें भी पार्लिमान के इस्तेहकाक में मुदाखलत नहीं कर सकती। बदकिस्मती से दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि केस को डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपील के तौर पर सुना जाए। अब नाज़रीन, ये था केस का मुख्तसर अहवाल। अब आला अदलिया की जानिब से समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी अना और ज़िद को मुलतवी करने को तैयार नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूदा सूरत हाल को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ज़रा उनका क्लिप देखिएगा। जी, तो सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को, कह रहे हैं कि जी आइन के साथ खुल्लम खुला खिलवाड़ किया गया। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में अंधे हो गए। इमरान खान किस हैसियत से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अच्छा, पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर बात करते हुए शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि आज पंजाब असम्बली में क्या कुछ हो रहा है। असम्बलियों पर ताले लगा दिए गए हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं। क्या वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आइन वाजे नहीं है? अच्छा, पंजाब में एक नया सियासी बहरान भी पैदा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के हवाले से रिमार्क्स दिए थे, जिस पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी ने रात गए एक नोटिफिकेशन जारी किया और इजलास भी तलब किया। लेकिन तर्जुमान पंजाब असम्बली ने तलब किए गए इजलास को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि इजलास आज नहीं बल्कि 16 अप्रैल को तलब किया गया है
और इसके फौरी बाद ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी जमा करवाई। अच्छा, खबर के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले वज़ीर आज़म से मंजूरी भी हासिल की गई और अदम एतमाद मियाँ महमूद रशीद और दीगर जो अरकान असम्बली हैं उनके दस्तखतों से जमा करवाई गई। अब खबर के मुताबिक डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके हुकूमती इत्तेहाद मुश्किलात का शिकार हो गया और अब तरीन, अलीम खान, खोखर और जो चीना ग्रुप है उनके बाद डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी का भी ग्रुप सामने आ गया है और दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पीटीआई के जो अरकान हैं वो नाराज़ हो गए हैं। पीटीआई के 12 से 15 अरकान का मज़ारी ग्रुप बनाने पर इत्तफाक हो गया, जिसके बाद परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर आला बनना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। अब पंजाब की सियासी सूरत हाल तो बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। स्पीकर परवेज़ इलाही और डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी आमने सामने आ गए हैं। इजलास का या इजलास होगा या नहीं होगा, इस पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में एक वाज़ेह जो तकसीम है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, और अपोजिशन इस पर खुलकर खेल रही है, कहते हैं ना रज के खेलना, वो सूरत हाल है। ये ज़रा देखिएगा। सुना आपने लीगी रहनुमाओं को, नून लीग ने पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। हमजा शहबाज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि हमारा कोई कारकुन सड़कों पर नहीं आएगा क्योंकि कायदे ऐवान का फैसला पोलिटिकल वर्कर्स ने नहीं करना, मुंतखब अरकान असम्बली ने करना है। साद रफ़ीक ने भी इंतशार की सियासत को रद्द किया। अच्छी बात है, लेकिन मरियम नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान इंतशार चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, मरियम कह रही हैं कि जी इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये को भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की सालमियत के लिए, ना कि ये कि इमरान खान बचाओ कमेटी है। पिछले कुछ दिनों से झूठ का बाजार गर्म है। हुकूमत एक जाली खत लेकर आई जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहती हूँ कि वो सामने आकर उस खत के हवाले से वजाहत दें। अच्छा, मरियम ने यह भी कहा कि इमरान खान ने खत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कोई खत था ही नहीं। जब सब कुछ बता दिया तो उन्होंने खत क्यों नहीं दिखाया। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मरियम ने यह भी कहा कि विज़ा में बैठकर ये जो मरासला तैयार किया गया और इस मरासले की सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। अब इनको पता था कि जो मरासला ये मीडिया में आएगा तो इनका पोल खुल जाएगा, लेकिन असद उमर मरियम नवाज़ के जो तमाम इल्ज़ामात हैं इनको मुस्तरद कर रहे हैं। सुनिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं। सुना आपने असद उमर को, वो कह रहे हैं कि जी मुत्तहिदा अपोजिशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आई। शहबाज शरीफ इसलिए इस इजलास में नहीं आए क्योंकि उन्हें ख़त की हकीकत का पता था। अच्छा, असद उमर ने मरियम के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए ये कहा कि मरियम ने कहा है कि जी मरासला जो है वो जाली है और दलील ये दी है कि सिफारतकार का रातों रात तबादला किया गया, जबकि हकीकत ये कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के तबादले का ऐलान 4 महीने पहले हुआ था। लेकिन सब मामले को क्लियर कर रही है और मौलाना वो इदारों को मामले में घसीट कर मामले को मज़ीद उलझाने का काम करें। देखिएगा ज़रा। सुना आपने मौलाना साहब को, वो एक बार फिर से इदारों के किरदार को मशकूक करार दे रहे हैं। मौलाना को एक मरतबा फिर से कह लें कि इदारों की गैर जानिबदारी पर शक हो रहा है और यही वजह है कि वो इदारों के किरदार को मशकूक करार दे रहे हैं। क्या कह रहे थे कि जी अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौजूदा साजिश में मुलव्विस हैं। मौलाना साहब बाकायदा तड़ी लगाते हुए कह रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि वो साजिश में मुलव्विस होने वालों का नाम ले लें, फिर बाद में कहा जाएगा कि आपने इदारों का नाम क्यों लिया। और मौलाना साहब ये भी कह रहे थे कि जी बार बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का हवाला दिया जा रहा है, इदारों को आगे आकर वजाहत करनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला जा सकता तो इमरान खान को क्यों नहीं निकाला जा सकता। अब मौलाना ने इदारों को एक बार फिर से सीधा सीधा मशकूक बनाने की कोशिश की और ऐसी कोशिश कल शहबाज शरीफ साहब ने भी की जब उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI से ये मुतालिबा किया कि हमने गद्दारी की है तो इसके सबूत सामने लाए जाएं। अब लग ये रहा है कि वो अपोजिशन जो पहले इदारों के न्यूट्रल होने पर बाकायदा खुशी के शादियाने बजा रही थी, वो अपनी मुखालफत में चलती हवा को देखकर एक बार फिर से इदारों को मशकूक बनाने के जतन करने लगी है। अच्छा, मौलाना से मेरा इंतहाई अदब से सवाल है कि अगर मौलाना के पास इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई वाकई सबूत मौजूद हैं तो वो सामने ले आए। जैसे कि अपोजिशन ये मौक़िफ़ रखती है कि इमरान खान के पास मुत्तहिदा अपोजिशन के बैरूनी हाथों में खेलने के अगर सबूत या शवाहिद मौजूद हैं तो वो सामने रखे। और अब मौलाना से भी यही सवाल बनता है ना कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सामने ले आएँ, अगर सबूत नहीं है तो फिर इससे तो ये तासुर जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के हसूल इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे आप लोग, बड़ी दफ़ा आप लोगों ने इदारों को मुतनाज़े बनाया है, निशाने पर रखा है, तनकीद की इदारों पर। ये वही मौलाना है जो पहले KPK में जीत जाने के बाद दावा कर रहे थे कि इदारों ने तहरीक इंसाफ के ऊपर से हाथ उठा लिए है।
यानी इनको इदारे बहुत बेहतरीन लगना शुरू हो गए थे कुछ टाइम पहले, और अब जब हालात मौलाना की हिमायत में नहीं रहे हैं तो इदारों को फिर सियासत में धकेल कर इनके इमेज को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। और ऐसी कोशिश इदारों को जब ख़राब करने की जाती है, मतलब इदारों के खिलाफ साजिशी को मैं किस नाम से पुकारूँ, आप बताएं नाज़रीन। अच्छा, शेरी रहमान साहिबा वो एक इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी जो ख़त है ना वो जाली है, अगर असली होता तो पार्लियामेंट में इसको क्यों नहीं पेश किया गया। उन्हीं की ज़रा ज़बानी सुन लीजिएगा। सुना आपने शेरी रहमान साहिबा को, वो तहरीक इंसाफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही थी, कह रही थी कि अब तहरीक इंसाफ के एहतसाब की पार्टी अभी शुरू हुई है और जो फसली बटेरे हैं मुल्क से भागना शुरू हो गए हैं, लेकिन लिए तो दूर तक जाएगी। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है, मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय रियासत राजस्थान में 4 अप्रैल को हिंदू इंतहा पसंदों की बड़ी तादाद ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, घरों को नजर आतिश किया। फिर इसी तरह राजस्थान में ही हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक पर हमले करके तोड़फोड़ की, दर्जनों घरों को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों के घरों पर धावे के बायस लगाए गए कर्फ्यू में 7 अप्रैल तक तौसीह की गई है और ज़िले भर में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से मुसलमानों के घरों में तोड़ फोड़ और जलाए जाने की कोई शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई और दफ्तर खारजा की जानिब से भी जारी बयान में कहा गया कि जी बीजेपी और RSS के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के 40 से ज़ायद घरों में तोड़ फोड़ किए, लेकिन भारतीय रियासती मशीनरी अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। इसके अलावा मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात की सामने आई कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मोदी की जमात के अरबपति ताजिर रहनुमा ने अजान के वक्त भजन बजाने के लिए लाउड स्पीकर मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके हैं। अब पूरा हिंदुस्तान इसके जुल्म के आगे बंद बांध के कहने वाला है कि मोदी तुम्हारे जुल्म का कारोबार मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है और ख़त में इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तारीख देने का कहा गया है। अच्छा, अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब वो भी अपनी तकारीर में आवाम को इलेक्शन के लिए तैयारी का कह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों के बयानात से लग ये रहा है कि वो शायद नए इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोज़ब साहिबा। कंवल बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कंवल, अपोजिशन जो पिछले 1 साल से ये कह रही थी कि जी मुल्क में शफाफ नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और जब इमरान खान ने असम्बली तोड़कर सदर से नए इंतखाबात करवाने का कह ही दिया है तो अब अपोजिशन नहीं चाहती कि मुल्क में फौरी इलेक्शन हो। आपको क्या वजह समझ आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा, और थैंक यू, आपने इतना अच्छा सवाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप अगर इनकी स्पीचेस उठा लें और साल की नहीं उठाएं, बस 1 महीना पहले की उठा लें, मैं आपको दावत देती हूँ, आप 27 फरवरी से लेके तो 8 मार्च तक की जो बिलावल की स्पीचेस थी, जो वो एक शॉर्ट मार्च उन्होंने करने की नाकाम कोशिश की थी और उसका इख्तिताम कहाँ पे टांग गई हैं पे हुआ था, वही उठा के देख लें तो आपको वहाँ पे वो मुस्तकिल ये धाड़ते हुए कहते हुए नजर आए कि इस्तीफा दो, असेंबली तोड़ दो और नए इलेक्शन में आ जाओ। अच्छा, उसके बाद आप मरियम औरंगजेब के बयान सुन लें, मरियम सफदर साहिबा के बयान सुन लें, और फजलुर रहमान साहब तो कहते रहे ये असेंबलियाँ नाजायज़ हैं, और हर टाइम इन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा रिपीट कर दूं कि अब आप आवाम में ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आवाम में जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाना, इनको टमाटर और अंडे पड़ेंगे। तो अब अचानक से क्या हुआ, जब वो सारे काम हो गए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 5 ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तैयारी इन्होंने आर्टिकल 6 की थी, इम्तिहान में 5 आ गया तो अब 6 का ही रट्टा लगाई जा रहे हैं। कभी आर्टिकल 6 पढ़ भी लिया करें, आजकल आर्टिकल 6 का इनको सबको जो है ना वजीफा चढ़ा हुआ था कि अदालत आलिया को ये शायद इस तरह इन्फ्लुएंस कर लेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है कि जो हेलमेट ये हमें कह रहे थे कि आप पहन के जाएं, वो हेलमेट से तो बात निकल गई, इनको जरा बख्तर पहन के जानी पड़ेगी आवाम में। अब ये आवाम से घबरा रहे, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। मसला ये था फिजा, इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, वो ये था कि ये उनकी कठपुतली आलाकार बनेंगी, उसी तरीके से जिस तरह श्रीलंका में
हुकूमत टॉपल की गई है, जिस तरह नेपाल में की गई थी आज से 1 साल पहले, और भी मुल्कों में इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है कि अपोजिशन को मोहरा बना के एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया जाता है अगर वो डिक्टेशन ना लें और एब्सोल्युटली नॉट कहें। इनका ख्याल ये था कि हम वापस आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसी हुकूमत जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उसी के बंदे तोड़ के अपने साथ बिठा के, और बरमला का है, मैं रेफरेंस दे रही हूँ, बिलावल ने ये कहा ओपनली कि हम सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ख़त्म करेंगे जो इस हुकूमत ने की है, हम ईवीएम्स को ख़त्म करेंगे और हम ओवरसीज़ जो वोटिंग राइट है उसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद नैप को ख़त्म करके अपने आप को जो एक सर्टिफिकेट देना है तमाम केसेस से उसको ख़त्म करेंगे। फिर हम अपनी मर्ज़ी का जो मीडिया मैनेज करेंगे, अपनी मर्ज़ी के आरओज लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी की मशीनरी फिट करेंगे, और उसके बाद धड़ल्ले से फिर हम यानी अपनी मर्जी करने के लिए इनको टाइम चाहिए था, मैनिपुलेशन करके और इलेक्शन रिगिंग करके। वो टाइम नहीं मिला, उसके बाद से बुखलाए फिर रहे हैं, कभी कहते हैं DGISI आ जाएं, कभी हमें फलाने बता दें, वैसे न्यूट्रल होना चाहिए, वैसे इनको सरहदों पे होना चाहिए। मौलाना की मैं बातें कोट करी, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी, लेकिन जब इनकी मर्जी का कोई काम नहीं हुआ और इनको समझ नहीं अब आ रही, और तशरीह आर्टिकल 6 की याद करके आए हैं तो सारा दिन आर्टिकल 6 का रटा, तो आप कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेप इन करे, हमें किसी तरह रिलीफ दिला दे, क्योंकि इनको पता है कि हेलमेट से तो काम नहीं बनेगा, हेलमेट पे तो अब आवाम नहीं मानेगी। ये जरा बख्तर भी पहन के चले गए ना, तो क्योंकि इन्होंने जिन बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर ये साजिश की है, ये बिल्कुल हमाम में सब नंगे हो गए, अवाम को सारी इंफॉर्मेशन है, वो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती, इसलिए कापे टांग रही है इलेक्शनों से। अच्छा कवल, शहबाज शरीफ ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर आपको पता होगा कि सदर के खत का जवाब देते हुए क्या कहा है कि जी सदर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप जितनी मुशावरत कर रहे हैं ये सब अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा मैं इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट इनके घर की बांदी तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर कोर्ट है, और ये वही कोर्ट है जिसपे इन्होंने डंडे सोटे लेके अटैक किया था। ये इस दफ़ा ये नहीं हो सकता, ये 90s का टाइम नहीं चल रहा कि अगर इनकी मर्जी के, इनकी इन्फ्लुएंस किए हुए अगर फैसले नहीं आते, जैसे जस्टिस कयूम को ये फ़ोन कर करके फैसले डिक्टेट कराया करते थे, वो नहीं हो रहे, तो आप सबको धमकियाँ लगाएंगे। सदर साहब जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनकी कार्रवाई जो है वो अदालत से प्रोटेक्टेड है, ये इनको शायद पता नहीं है, कभी आइन को पढ़ लिया करें सिवाय आइन तोड़ने के। आज तक मुझे बता दें, इस सारी ये जो टोला बैठा हुआ है, उस वक्त आइन कब कहाँ होता है जब नैप पे अटैक करते हैं, उस वक्त आइन कब होता है कहाँ जाता है जिस वक्त इनसे पूछा जाता है कि मकसूद चपड़ासी को 400 करोड़ रुपया कैसे दे दिया, वहाँ आइन कहाँ चला जाता है जब 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इनके मुलाजमों के घरों से निकल आती है, उनके अकाउंट से निकल आती है, और हमें ये सुनाते हैं कि ये भिकमंगों की कौम है। इनका दूसरा वजीर जो वजीर दिफा भी रहा और फॉरेन मिनिस्टर भी रहा, वो हमें कहता है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, हमारा खुदा अमेरिका, हमें सांस अमेरिका की वजह से आता है। तो इस किस्म की बातें ना करें, अपनी मर्जी की तशरीहात आप नहीं कर सकते। आप 10,000 लोगों से मिलके ट्विटर पे ट्वीट्स करवा लें, अपनी मर्जी के जो एंकर्स हैं, जो खुद को एंकर सहाफ़ी कहते हैं और सारा दिन जोड़ तोड़ इनके साथ बैठ के करते हैं, इनकी जमात के वो कारकुन हैं, जिस तरह के आज भी आपने तमाशा एक देखा सुप्रीम कोर्ट के बाद, वो इनके कारकुन, प्लांटेड कारकुन है, उनसे आप मिलके अदालतों को इन्फ्लुएंस कराने की या धमकियां लगाने की कोशिश करेंगे तो अब ये अवाम अपने आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती है। अब उस तरह के जो आप ड्रामे करते रहे ना 90 की दहाई में, वो नहीं होने वाले यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, खबर ये कवल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से जो धमकी आमेज़ लेटर है उसकी तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, आज बात की है साबिक जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और अगर ये डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग, जिस पर डिप्टी स्पीकर और जो कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब दोनों के साइन मौजूद है, वो रूलिंग पढ़ लें। उसके निकात में एक एक चीज़ बयान की गई है कि किस बुनियाद पर वो रूलिंग दी गई थी, और उस रूलिंग का अगर आप टाइम देख लें, जिस वक्त वो रूलिंग दी गई उस वक्त उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है। स्पीकर साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया है कि अगर फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है, फॉरेन लॉबी इन्वॉल्व है, और किसी दूसरे मुल्क से बैठ के किसी रिजीम चेंज या इस मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को टॉपल करने की साजिश हो रही है और उसमें ये कठपुतलियाँ शामिल हैं, तो इसकी तहकीकात की जाए। और उसमें आर्टिकल 5 ही इनके गले का फंदा बनता है, इसलिए आर्टिकल 6 पे छलांगे मार रहे हैं। तो
ये चीज़ें सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं कि इसकी तहकीकात हाई लेवल पे होनी चाहिए। मैं फिजा, आपकी माशाल्लाह रिसर्च होती है, आप उन एंकर्स में से हैं जो हर अच्छा या बुरा टाइम हो लेकिन जो एक्चुअल बात होती है बताती हैं। आपको मेमो गेट याद है? वो मेमो जो आया था वो ना साइंड था ना उसकी कोई और चीज़ थी, लेकिन वो कितनी बड़ी साजिश करार दिया गया और उस पर फुल इन्वेस्टिगेशन हुई और आज तक वो मौजूद है। तो ये जो लेटर जो इतने बावसूख जराए से और जिसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने माना है, प्रेस रिलीज जारी किया, एलामिया जारी किया है कि हाँ इसमें दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट और हमारे मुल्क के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ट्रेस हुई है, इसको हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? ये खिलवाड़ हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के साथ, हमारी कौमी गैरत और हमियत के साथ कोई बैठ के खेलता रहे और हम इंतजार करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, खामोशी से दबा दो। इस तरह नहीं होगा। ये जितने मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी ये बिलबिला लें, ये चीज तहकीक होनी चाहिए और जो इनके आलाकार बने हैं, सहूलतकार बने हैं साजिश में, उनका नाम सामने आना चाहिए और उनको लटकाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ना कुछ इल्जामात लगा रही है, क्लिप होगा, चलाइएगा कवल, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मरियम औरंगजेब का क्लिप चलाइएगा टीम। जी सुना आपने, फरा के हवाले से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं पहले मरियम औरंगजेब मेरी कुलीग भी रही हैं, असेंबली में भी काफ़ी वो हम कमेटीज़ में भी साथ बैठते रहे इन्फॉर्मेशन की। मैं उनको करेक्ट कर दूं कि अगर फरा साहिबा खातून है तो वो फ्रंट मैन नहीं हो सकती, तो प्लीज़ अपनी तस्दीक कर लें, थोड़ी तहकीक कर लिया करें बात करते हुए, फ्रंट मैनिंग नहीं कर सकती। दूसरी बात, इनको मैंने याद दहानी करानी है, फरा गुज्जर तो आपके नून लीग की हैं बहन, कुछ याद कर लें, किसी की सहेली होना, आप भी मेरी सहेली रह चुकी हैं, लेकिन वो जिसकी बेगम है एहसन जमील गुज्जर साहब, वो नून लीगी हैं, और इकबाल गुज्जर साहब आपके सिटिंग एमपीए हैं जिनको पिछली दफ़ा आपने स्पीकर का इलेक्शन लड़वाया था, उनकी ये बहू हैं। तो ये सारा जो काम आप इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, प्लीज़ इसको कराएं। हम तो आगे यही कहते हैं कि नून लीगिए जो हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अभी तक पेनिट्रेशन रही है और हमारे से ज़्यादा वो ये सारे ड्रामे कराते रहे। प्लीज़ इसकी तहकीकात कराएं। ये तो आप स्टेट पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि स्टेट की मशीनरी नून लीग के कहने पे ऑपरेट करती रही है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सारे मामले की तहकीकात कराइए। अब कोर्ट्स भी हाजिर हैं, वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट जो है उधर से अच्छा टाइम पे हफ्ते इतवार वाले दिन भी रिलीफ आ जाते हैं। एक एप्लीकेशन डाल दें और सबूत के साथ डाल दें। देखिए, किसी की फ्रंट मैन तो वो हो नहीं सकती, फ्रंट वुमन या पर्सन हो सकती हैं। सहेली होने से ज्यादा करीबी होता है किसी की बीवी और बहू होना, और वो आपकी बरादरी बनती है। तो मेहरबानी करें, अपने टब्बर की जरा बाकियों के साथ इनको भी क्लब करके तहकीकात करें और हमें भी आगाही दें कि क्या करते रहे आप लोग आज तक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कवल आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मुल्क में जो आइनी बहरान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स ये दिए कि जी अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई हो। अब अपोजिशन कह रही है कि आइन तोड़ा गया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि जी आइन के मुताबिक रूलिंग दी गई है। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आइन तोड़ने वाली कभी भी बात ऐसी नहीं होती, ना आइन तोड़ा गया है। मसला ये है कि ये चीज़ें दोनों तरफ यानी ऐसी हैं जिसमें एक तरफ तो अदालत ने आज तक स्पीकर की रूलिंग या पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसका अपना इख्तियार है और अपने हाउस को रन करने का, और इसलिए बार बार ये जोर दे के चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि भी सियासी मामलात को सियासी अंदाज में तय करें। अब हर मसले पे आप आ रहे हैं, पार्लियामेंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो इससे यानी दुश्वारियां जो पैदा हो रही हैं वो ये है कि अदालतें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाती हैं। अब हो ये रहा है कि बाहर से धमकी अमेज़ गुफ्तगू हो रही है कि जी अब आइन खड़ा है, यानी आप अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं जी अब कोई और फरीक नहीं है, आइन है फरीक जी, यानी इस हद तक। और फिर जो है जिसकी पोलराइजेशन डॉक्टर साहब इस वक्त हो चुकी है, लोग ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, वो बाकायदा फ्रीक बन के PDM की तरफ से आगे आगे बढ़ रही है। यानी आपको कोई ऐसी आवाज़
मिलना मुश्किल हो गई है कि जो कानून से जिसका ताल्लुक हो और दयानतदारी से वो ये बात करे कि भाई ये ऐसा इशू है जिससे पहली दफ़ा आया है। रूलिंग यानी पहले कभी आज तक रूलिंग को चैलेंज नहीं किया, अगर चैलेंज किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की। और इस दफ़ा एक नुक्ता ज़रा थोड़ा सा उससे आगे है कि क्या ये उस वक्त जब हाउस में इजलास हो रहा था और ये रखा गया था, इसे यानी मोशन को टेबल किया गया था और उसमें उनके कहने के मुताबिक लीव ग्रांट हो चुकी थी और उसका अब मोशन जो थी वो पेश होनी थी, वोटिंग होनी थी। क्या उस सूरत में इजलास को वो प्रोरॉग किया जा सकता था और उसमें क्या मोशन जो है उसको टर्न डाउन इस तरह किया जा सकता था? यानी मोशन को डिस्पोज ऑफ करने का लफ्ज है, यानी उसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी वोटिंग हो, लेकिन ये है कि ये बाहर सूरत ऐसा नुकता है कि जो जिस पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अदालत ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही की है जिसे हमें भी समझना चाहिए। एक तो जबकि वो पीटीआई के वकील थे बाबर अवान, उनसे भी उन्होंने काफ़ी देर तक उस खत के मंदरजात के बारे में पूछा और सुना। असल मामला तो ये उस वक्त आएगा, खत के मंदरजात का मामला, जिस वक्त अटॉर्नी जनरल आएंगे जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, वो आके ये बताएंगे तो ये मामला काफी हद तक दूसरी तरफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, उसकी वजह यानी जी चौधरी साहब, बुरी हुकूमत की बात अगर करें तो सदर पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम भेजा है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मुशावरत करने से इनकार कर दिया है। अब कानून क्या कहता है कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई नाम नहीं दिया जाता तो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कैसे होगा? ताकत साहबा, निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब पर जो उन्होंने इनकार किया है उसकी हैसियत यह है कि चूंकि बुनियादी तौर पर जो लिखा हुआ है तरीक़ेकार वो यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद है या प्राइम मिनिस्टर साबिक हो चुका है और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी साबिक हो चुका है तो उसमें आउट गोइंग का लफ्ज मौजूद है, यानी आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और आउट गोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा और उनकी आपस में मुशावरत के लिए लिखेगा प्रेसिडेंट। और अगर उनकी मुशावरत नहीं हो सकती तो उसके ये 3 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल होना है। उसके फिर 3 दिन के बाद ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा और 3 दिन के अंदर वहाँ फैसला नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा इंतखाब का मामला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आजकल मुल्क में ये एमरजेंसी की बात हो रही है, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, अपोजिशन और तहरीक इंसाफ में कशीदगी बढ़ती गई और अगर अदालती फैसले को किसी पार्टी ने कबूल नहीं किया तो क्या मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है? कानून क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि कानून तो जाहिर है कि जब डिसफंक्शनल हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो फिर क्या होता है, तो ये एमरजेंसी से ज़्यादा खौफनाक मुझे तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह कि एमरजेंसी इससे बहुत कम तरह की सूरत पे लगती है, ये उससे ज़्यादा बात आगे निकल गई। उसकी वजह यह है कि चूँकि ऊपर वाली जो पार्लियामेंट है वहाँ मामलात इस हद तक हैं कि दोनों तरफ चीज़ें बहुत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुकी हैं। अपोजिशन बिल्कुल ये नहीं कबूल करने के लिए तैयार कि वो मौजूदा सूरत हाल में वो ये मौका दे PTI को कि उनके साथ इस तरह की फिजा में जाके इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक्त लोग जो है वो चार्ज हो चुके हैं और ये जो इल्ज़ाम है फॉरेन इंटरवेंशन का, ये इतना संगीन इल्ज़ाम है कि जिस इल्ज़ाम को धोए बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो वो, और दूसरा जो इलेक्शन आज तक लॉज बन चुके हैं उन लॉज से भी बचना चाहते हैं जिसमें फॉरेन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनका वोट शामिल है और EVM का इस्तेमाल है वोटिंग मशीन का। तो इसलिए उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो आए इक़्तिदार में और इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे करें और इस तरह की सिचुएशन पैदा करें कि इनको वो डिफेंसिव पे ले आए और फिर वो जिसे इमरान खान मैच फिक्सिंग कहता है उस तरह का मैच फिक्स करके वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कुछ कर चुके हैं वो इतना आगे बढ़ चुका है काम कि अब मैं समझता हूँ कि हालात पाकिस्तान के हर लिहाज से मैं यानी मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल उस तरफ जा रही हैं जिसका हमेशा खतरा होता है, क्योंकि मुझे कहीं कोई। अच्छा चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ये लगता है कि जी साजिश के तहत मुल्क में इंतशार और अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपकी इस हवाले से क्या राय है?
मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर इसकी कोई इस तरह का मैंडेट नहीं है कि जब वो इतना आगे बढ़ के और सबसे यानी वो एक पार्टीजन बन के एक पार्टी के साथ मिलकर सारा कुछ कर रहा है। और मैं हैरान होता हूं कि जब बड़ी आसानी से वो बड़ी सादगी से कह देता है जी हमारा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, यानी ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में आज तक बार एसोसिएशंस और बार काउंसिलें जो थी वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती थी, किसी के जाती और पॉलिटिकल एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ती थी। यानी हर मामले में वो आप एक माउथ पीस बने हुए हैं वो अपोजिशन का। तो मैं नहीं समझता कि उनकी बात की कोई हैसियत है, बल्कि डॉक्टर साहबा इस वक्त तो पोलराइजेशन इस सतह की हो चुकी है कि जो लोग इन मुराद याफ्ता है यानी नून से और पीपल्स पार्टी से, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, और वो तैयार बैठे थे कि कोई अटॉर्नी जनरल बनेगा, कोई एडवोकेट जनरल बनेगा, तो जब आप उनसे पूछते हैं तो उन्हें तो इतनी तकलीफ से वो जवाब देते हैं कि बल्कि मैं तो हैरान रह गया कि एक शख्स ने, एक लॉयर ने कहा कि जनाब मैं ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी डिफेंड करते हैं, बात पढ़े यानी वो उन लोगों को पढ़े लिखे ही नहीं समझते कि जो इस बार दूसरी राय देना चाहते हैं या दूसरे अंदाज में सोचना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों चीजें जो है इनका बहुत गहरा ताल्लुक है और ये चीजें कंसीडर होगी और अदालत खुद इस तरफ जा रही है कि और अगर कल को आप देखें सूरत हाल काफी डॉक्टर साहबा बदल सकती है कि जब मामला अगर इसकी तरफ चला जाता है कि सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स आ जाते हैं रिकॉर्ड पर और जो कुछ हुआ है और उसके मुंदरजात जो है वो सारे के सारे कोर्ट के सामने इस तरह आ जाते हैं और ये तय हो जाता है, यानी पता चल जाता है कि ये मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है और किया किसके इशारे पर और किसके हुक्म पे जा रहा है, तो ये पाकिस्तान की सालमियत के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे ज्यादा खतरनाक बात हो नहीं सकती। और दोनों चीजों को अगर मिला के देखा गया तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो है किसी नतीजे पे पहुंच के कोशिश ये करेगी कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे। ठीक है जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।